बात का आगाज हम सबसे पहले ड्रोन अटैक से करेंगे जो कायद आजम पर हुआ। अल्ताफ हुसैन साहब कह रहे थे एमक्यूएम के जो कायद हैं कि कुछ ही दिनों में मैं एक ड्रोन अटैक करूंगा, और वो ड्रोन अटैक निकला तो अब सोशल मीडिया पे उस पर जितनी तनकीद हो रही है और एमक्यूएम भी जितनी तनकीद की जद में, आज भी तमाम अखबारात में इस पर कॉलम्स हैं, मजीद आएंगे। और यही कहा जा रहा है कि अल्ताफ हुसैन का जो ड्रोन अटैक था वो कायद आजम के बारे में था, शदीद तनकीद की जद में है, ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि मीडिया पर भी और पाकिस्तान की पूरी सोसाइटी में, कि अपने जाती और सियासी मफादात के लिए अल्ताफ हुसैन ने क्यों हरकत की है, एक हकायक को तोड़ मड़ोड़ कर कौम के सामने पेश करने की कोशिश की है। हकायक ये है कि जब 1947 में पाकिस्तान बना उससे पहले पूरा सब कॉन्टिनेंट जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान शामिल थे वो ब्रिटिश इंडिया कहलाता था, और वहां पे जाहिर है हुकूमत बरतानिया की थी और उनके ही तहत जो है वो पासपोर्ट बनाए जाते थे। जब 1947 में आजादी मिली तो डोमिनियन का दर्जा दिया गया, आजाद खुद मुख्तार ममलकतों का दर्जा नहीं दिया गया था, इसलिए कि दोनों ममलकतों का अपना अपना आइन नहीं था। जब अपना अपना आइन बन गया इंडिया का 1949 में, पाकिस्तान का 1956 में, आइन के साथ खुद मुख्तारी आती है और उसी के साथ फिर पासपोर्ट भी आता है। उस वक्त फिर ये सारे जो पाकिस्तानी थे उनका पाकिस्तान के जरिए पासपोर्ट बनना शुरू हुआ। लेकिन जो कायद आजम की जो आइन से मोहब्बत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने माउंट बैटन को गवर्नर जनरल बनने का, पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बनने का मुतालबा नहीं माना, वो इंडिया के गवर्नर जनरल के हैसियत से उन्होंने हल्फ उठाया, और जैसे कायद आजम ने हल्फ उठाया गवर्नर जनरल का, उन्होंने माउंट बैटन से कतई ताल्लुक कर लिया, और जितने भी कवानीन बने उस वक्त की असेंबली से उस पर कायद आजम ने दस्तखत नहीं किए। ये इतना बड़ा तारीखी हकीकत है कि जिसका शायद अल्ताफ हुसैन साहब को भी नहीं पता, और उन्हें चाहिए वो भी जो कागज कलम दोस्तों को पकड़ा कर लिखवाते हैं वो खुद भी लिखें और देखें कि कायद आजम ने किसी भी कानून पर दस्तखत नहीं किए, क्योंकि उस वक्त तक वो मलिका के या बादशाह के नुमाइंदा थे और वो उनका मौकफ था कि मलिका और बादशाह के नुमाइंदे के तौर पर पाकिस्तान की कानून साजी के किसी भी कागज पर दस्तखत नहीं करूंगा, क्योंकि ये हक पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को है, वो जो कानून बनाएगी वो बगैर दस्तखतों के वो कानून बन जाएगा। और इसी की प्ली ली थी जस्टिस मुनीर ने जब एक फौजी आमिर ने शब खून मारा और पाकिस्तान के हालात बदतर होना शुरू हुए। तो और एक अल्ताफ हुसैन साहब ने यह भी कहा कि जितने भी एंकर पर्सन तज्जिया निगार वो मेरे तकरीर के टेक्स्ट को गौर से पढ़े। हमने गौर से पढ़ा, बहुत वक्त सर्फ किया, क्योंकि इतनी लंबी उनकी हर तकरीर होती है और फिर उसका टेक्स्ट तो उससे भी जाहिर है ज्यादा लंबा ही होगा, उसमें बहुत देर लगती है, लेकिन हमने पढ़ा और हमें उसमें यही समझ आई कि कायद आजम को कम अज कम इस मामले से अलग रखना चाहिए था, अपनी दोहरी शरीयत का मौकफ साबित करने के लिए। हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर सफदर महमूद साहब, इसी पर उनसे बात करेंगे और फिर हम अपने प्रोग्राम को आगे लेके जाएंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, अल्ताफ हुसैन साहब ने जो कायद आजम के बारे में ये कहा है कि वो भी किंग जॉर्ज की उन्होंने उनकी वफादारी का हल्फ उठाया था, फिर मलका एलिजाबेथ 1956 तक पाकिस्तान की भी मलिका थी। क्या तारीखी हकायक असल क्या है इस बारे में? तारीखी हकायक में ये हैं कि उन्होंने जिस तरीके से और जिस अंदाज से ये बात कही है वो तारीखी तौर पे गलत है, और उन्होंने उनके हल्फ का एक हिस्सा देखा है, हल्फ का दूसरा हिस्सा नहीं देखा। सबसे पहले तो मुझे ये बात कहने दीजिए कि 46-47 के हालात का, जब अभी तक पाकिस्तान नहीं बना था और हम बरतानवी हुकूमत का, बरतानवी एम्पायर का एक हिस्सा थे और हम उनकी रियाया थे, और हिंदुस्तान जो है वो पूरी दुनिया के कॉलोनीज की तरह ब्रिटिश एम्पायर का एक हिस्सा था। उन हालात का आज के हालात से मुकाबला करना गैर मंतकी और एक अजीब बेबुनियाद सी बात है। आज आप एक आजाद मुल्क के शहरी हैं, आपके तकाजे और आपका कानून और आपका आईनी ढांचा बिल्कुल मुख्तलिफ है। उस वक्त आप उनकी रियायत है और आपको उनके कानून के मुताबिक ही चलना था। पहले तो ये बात ध्यान में रखिए कि हमें जो इंडिपेंडेंस मिली, जो आजादी मिली इंडिया को, वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत मिली। ये हल्फ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का हिस्सा था जो गवर्नर जनरल को हिंदुस्तान में और गवर्नर जनरल को पाकिस्तान में उठाना था। इसमें भी मैं एक छोटी सी वजाहत कर रहा हूँ, चूंकि अल्ताफ हुसैन साहब ने इसमें भी डंडी मारी। उन्होंने कहा कि जी नेहरू ने तो ये हल्फ नहीं उठाया था, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन ये बात कहना वो भूल गए कि नेहरू वजीर आजम था। नेहरू के वजीर आजम का जो हल्फ है वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का हिस्सा नहीं था, वो खुद इंडियन गवर्नमेंट बनाना था। जिस तरह हमारे लियाकत अली खान ने भी वो हल्फ नहीं उठाया जो कायद आजम ने उठाया, क्योंकि लियाकत अली खान का हल्फ या वजीर आजम का हल्फ जो था वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का हिस्सा नहीं था, बल्कि वो खुद उस मुल्क ने अपने तौर पर उसको लिखना या उसको तरतीब देना या तश्कील देना था। अब बात यह है कि जो कायद आजम को हल्फ दिया गया
उसमें ये लफ्ज लिखे हुए थे कि एलिजियंस टू द किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। कायदे आज़म ने उसको काट कर, ये बात बड़ी जरूरी है, कायदे आज़म ने उस सदर को काट कर ये लिखा कि आई solemnly owe my allegiance to the Constitution of Pakistan। ठीक, इसका जरा उर्दू में थोड़ा तर्जुमा कर देंगे हमारे नाज़रीन के लिए। इसका उर्दू तर्जुमा ये है कि मैं हल्फी तौर पर ये बयान देता हूँ कि मेरी अताअत, मेरी वफादारी, मेरी ताबेदारी, एलिजेंस होता है अताअत, वो दस्तूर पाकिस्तान से होगी और आईने पाकिस्तान से होगी, नंबर 1। नंबर 2, उसी हल्फ का ये हिस्सा था, और मैं आई विल रिमेन फेथफुल, यानी मैं किंग जॉर्ज VI जो उस वक्त इंग्लिस्तान के बादशाह थे उनसे वफादार रहूंगा एज ए गवर्नर जनरल, यानी गवर्नर जनरल की हैसियत से। अब ये हल्फ जो है, पहली तो बात आप ये ज़हन में रखें कि ये हल्फ, जैसे मैं अर्ज कर चुका, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से आपने नेगोशिएट करके, उनसे एक पॉलिटिकल लड़ाई लड़के, उनसे एक जद्दोजहद करके, एक आईनी और कानूनी जद्दोजहद के बाद इंडिपेंडेंस ली थी, और उनकी शरात के मुताबिक ही ट्रांसफर ऑफ पावर होनी थी, और उस ट्रांसफर ऑफ पावर का ये हिस्सा था ये हल्फ जो कायदे आज़म ने उठाया। ठीक, ये बात वो तो करते हैं, यानी इसमें से एक बात साबित होगी जो बहुत दूरी है, जो अल्ताफ हुसैन साहब ने नहीं की, और इसको मैं आप तौर पर एक बदयांती और बदतीजी ये समझता हूँ कि भाई जब आप के हल्फ बात कर रहे हैं तो पूरा हल्फ पढ़िए। अब पूरा हल्फ ये है कि आई solemnly डिक्लेयर बाई एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, यानी पहली बात यही है कि मेरी वफादारी, मेरी अताअत, मेरी ताबे फरमानी आईने पाकिस्तान के साथ है, आईने पाकिस्तान जो है वो मैं उसकी अताअत करूंगा, ये सबसे पहली बात उन्होंने कह दी। अब दूसरी बात जो है वो महज एक रस्मी बात है, इसलिए कि जब पाकिस्तान आजाद हुआ और हिंदुस्तान भी आजाद हुआ तो इन दोनों ममालिक को शुरू में डोमिनियन का स्टेटस दिया गया। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये था कि आप ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा हैं और आपका हुकूमत बरतानिया से एक अलामती रिश्ता कायम रहेगा। अब ये उस अलामती रिश्ते का तकाजा था कि ये कहा गया कि जी मैं किंग जॉर्ज VI का भी वफादार रहूंगा बतौर गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ये डोमिनियन स्टेटस जब तक रहना था ये वफादारी रहनी थी, लेकिन जब दस्तूर बन जाना था तो इस वफादारी का सिलसिला खत्म हो जाना था। हिंदुस्तान ने अपना दस्तूर 1949 में बना लिया, उन्होंने अपने आप को इससे अलग कर लिया। हमारी नाकामी या हमारी बात थी कि हम 9 साल तक दस्तूर न बना सके और हमने 1956 में दस्तूर बनाया और उसके बाद हमारा डोमिनियन स्टेटस खत्म हुआ। हम सही मानों में एक तरह से यूं कह लीजिए कि हमारा ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो एक अलामती ताल्लुक था वो खत्म हो गया। लेकिन इसमें भी एक बात की वजाहत साहब बहुत जरूरी है कि उस जमाने में कानून के मुताबिक जो गवर्नर जनरल अपॉइंट होता था, गवर्नर जनरल को अपॉइंट तो आपकी अपनी पार्लिमानी पार्टी उसको मंतखब करती थी या नॉमिनेट करती थी, लेकिन उसकी एक फॉर्मल रस्मी अप्रूवल बरतानिया की हुकूमत से चाहिए होती थी और वो रस्मी अप्रूवल थी। बरतानिया की हुकूमत को उसको मुस्तरद करने का, रिजेक्ट करने का कोई अख्तियार नहीं था। ये महज एक अलामती ताल्लुक था जिसके लिए ये किंग जॉर्ज से वफादारी की बात की गई और जिसको उन्होंने बढ़ा चढ़ा के बड़ा गलत रंग दे दिया। भाई पहली बात तो ये है कि वो आइन की बात कर रहे हैं कि मैं आइन का वफादार रहूंगा, आइन की अताअत करूंगा, मेरी एलिजियंस, लफ्ज एलिजियंस है जिसका मतलब अताअत और वफादारी है, वो मेरी दस्तूर पाकिस्तान से। डॉक्टर साहब ये इतनी बड़ी जो आपने कहा डंडी भी मारी, बदयांती क्यों की अल्ताफ हुसैन साहब ने जब ये लिखा हुआ है उस हल्फ में कि मैं आइन का वफादार रहूंगा? भाई बात यह है अफसार साहब के अल्ताफ साहब का क्या एजेंडा है, वो ये काम क्यों कर रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे जाती तौर पर इस बात पे इंतहाई अफसोस है कि ये उनका तीसरा ड्रोन अटैक है कायदे आज़म पर। सबसे पहले